Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो आज की सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए तो देखते हैं फर्स्ट इश्यूज कौन से हैं हम लोगों के पास। आज की क्लास के फर्स्ट इश्यूज है सरकार ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया है। सरकार ने क्या किया है कि सागर संपर्क, सागर संपर्क एक आप बोल सकते हैं सागर संपर्क जो है यह एक प्रकार का डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च है। नेविगेशन सिस्टम देख लेते हैं इसके तहत क्या किया। एक्चुअली मेनली क्या किया गया है, इसको जो आप बोल सकते हैं कि समुद्री जो क्षेत्र होते हैं, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, ठीक है, समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मेनली बस एक ध्यान रखेगा कि इसके मजबूत करने के लिए, समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है ना। केंद्रीय मंत्री कौन है आपके, केंद्रीय मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। द्वारा लॉन्च किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री यानी पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। तो इनके द्वारा जो है यह सागर संपर्क एक डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन यानी DGNS, DGNS सैटेलाइट जो सिस्टम है, DGNSS, यह सिस्टम को लॉन्च किया गया है। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि इसके फीचर्स और क्या क्या हैं। तो DGNS, आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं DGNSS, DGNSS यानी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर। ये क्या करेगा कि समुद्री यात्रियों को, जो समुद्री यात्री हों उनको सुरक्षित नेविगेशन में मदद करेगा। समुद्री यात्रियों को, मैंने ऊपर ही लिख दिया है कि समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो क्या करेगा, जो समुद्री यात्री हैं उनके सुरक्षित नेविगेशन मदद करेगा और बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग या फिर और किसी प्रकार की दुर्घटनाओं को क्या करेगा, उनकी जोखिम को यह कम करेगा। इसके साथ इससे रिलेवेंट और क्या फीचर्स है देख लेते हैं। इससे क्या होगा, जहाज़ों की जो आवाजाही है अधिक कुशल और सुरक्षित हो जाएगी। DGNSS नाविकों को, DGNSS इसके फुल फॉर्म को हमेशा ध्यान रखिएगा। DGNSS यानी डिफरेंशियल नेविगेशन ग्लोबल नेविगेशन है, ठीक है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन जो है नाविकों को क्या करेगा कि 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति को सुधारने में भी यह मदद करेगा, ठीक है। इसके साथ एक लाइट सिस्टम वाला है, लेकिन उसके ऊपर MCQs बना हुआ है। इसके साथ एक इसके फीचर्स और हैं, उसके साथ एक क्वेश्चन बना हुआ है, वो आगे आपको भी मिलेगा, ठीक है, तो आगे बता दूंगी। चलिए, तो ये DGNSS जो है 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति सुधारने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने क्या किया है, पहल को स्टार्ट किया है। दिल्ली ने क्या किया, एक एकलव्य पहल, किसने, दिल्ली के द्वारा क्या किया गया, एकलव्य ने एक पहल, क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। इसके तहत क्या किया जा रहा है, यह एक क्या होगा, शोध संबंध यानी रिसर्च से संबंधित प्रोग्राम है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के में क्या होगा, एक रिसर्च से संबंधित एक प्रोग्राम को लाया गया है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है, कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही, ठीक है, ये किसी के लिए भी है, लेकिन इसके साथ ही क्या है, यह उन व्यक्तियों के लिए खुला है जिनके पास क्या है, पारंपरिक रूप से कोई कानून की डिग्री नहीं है, कोई लॉ की डिग्री नहीं है। तो इस कार्यक्रम के लिए पात्र होने के लिए क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री जो है वो पूरी होने के बाद कम से कम आपके पास 3 साल जो है और आपको स्पेंड करना है। सपोज किसी स्पेशलाइजेशन कुछ होनी चाहिए तो 3 साल और आपको स्पेंड करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। आवेदन जो पत्र आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है कि आप इस मंथ में, जैसे होता है ना हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो क्या होता है, एक पार्टिकुलर एक मंथ होती है कि आप इस टाइम से इस टाइम तक आप फॉर्म भर सकते हैं या इस डेट से इस डेट तक, है ना। अगर मंथ जैसे सपोज अभी जुलाई में कोई फॉर्म निकला तो उसकी डेट अगस्त तक होती है, तो इस तरह से नहीं है। इसमें क्या है, आवेदन पूरे वर्ष खुला रहता है।
इसके साथ और क्या देख लेते हैं, आपको यहाँ पे बस जो मेन जो ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो चलिए मैंने बता दिया है, लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वन लाइनर ही इससे पूछेगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ खोला गया है या उसकी पहल कौन सी है, क्लब के ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, तो यह 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथ इंपॉर्टेंट हो गया, इसके साथ इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 2008 में। और इसके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं, चांसलर जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट के ही जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो इसके क्या होते हैं, चांसलर होते हैं, मुख्य न्यायाधीश इसके चांसलर होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। जम्मू कश्मीर में एक ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल दोस्त ऐप। जम्मू कश्मीर में क्या किया गया है, एक मोबाइल ऐप जो दोस्त है वो क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके फीचर्स क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है, क्यों लॉन्च किया गया है यह मोबाइल दोस्त ऐप, कहाँ लॉन्च किया गया है, जम्मू कश्मीर में। ओके, तो सवाल यहाँ पे दो प्रकार से बन सकते हैं कि कहाँ लॉन्च किया गया है और क्या लॉन्च किया गया है। नाउ देख लेते हैं क्या है इसका उद्देश्य, क्या होता है, क्यों किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ना, उनको मतलब उनके मोबाइल से सीधे उनको क्या करेगा, जो सरकारी नागरिक सेवाएं हैं, ठीक है, यानी सरकार के और नागरिक सेवाएं जो उनको जोड़ने का काम करेगा। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल से सीधे क्या करेगा, सीधे सभी सरकारी नागरिक सेवाओं यानी G2C का मतलब क्या हो गया, इस G2C का क्या मतलब हुआ, G2C यानी गवर्नमेंट टू सिविल। ओके, गवर्नमेंट टू सिविल, ये ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट टू सिविल यानी सरकार को किससे जोड़ेगा, नागरिक से जोड़ेगा, तक पहुंचने के लिए, यानी नागरिक सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके इसको सशक्त बनाना है। ठीक है, इससे आगे क्या किया गया था, इससे पहले एक और वहां पर ऐप जो है वहां पर चलाई जा रही थी, वो था आपका मोबाइल आपका दफ्तर। ठीक है, आपका मोबाइल आपका मोबाइल हमारा दफ्तर। ये भी किसके लिए है, ये भी जम्मू कश्मीर। एक्चुअली आप जो ये देख रहे हैं मोबाइल दोस्त ऐप, इसकी बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी यह चल रहा था, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, यानी सरकार से जुड़ी कोई भी योजना नागरिक डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो होते हैं ना, जो सरकारी ऑफिस होती है, कार्यालय होते हैं, उनसे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है। तो आपका मोबाइल हमारा दफ्तर, ऐसा मतलब ये इससे पहले ये योजना कुछ इस तरह से चल रही थी, और इसको जो बनाया गया है मोबाइल दोस्त ऐप को, ये भी कुछ इसी से मिलता जुलता इसकी सिमिलरिटीज़ है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछ लेता है एग्जाम में बाई चांस अगर ये आ जाता है कि आपका मोबाइल हमारा दफ्तर और मोबाइल दोस्त ऐप, ओके, इन दोनों में बहुत ज़्यादा क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। मोस्ट प्रॉब्लम देखा जाए तो थोड़ा कहते हैं ना कि हाँ हमने ये अभी लॉन्च किया, इससे बेहतर थोड़ा सा और इसका इम्प्लीमेंट करके हमने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च कर दिया। क्लियर, पहले ये लॉन्च किया गया, उसके बाद थोड़ा उसमें और इम्प्लीमेंट किया गया और इसको लॉन्च कर दिया गया। तो ये इसी का हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे इसमें और क्या है। चलिए हाँ, इसके साथ थोड़ा सा और हम लोग जम्मू कश्मीर को देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की कुछ योजनाओं को ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जम्मू कश्मीर को लेकर के कि यहाँ पर इसको राज्य अगर बोला जाए, ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जम्मू कश्मीर को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज के तहत अगर आप देखेंगे यूटीज में कौन सा रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक पर है। ये ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर को लेकर के। ठीक है, एक फैक्ट इसके बारे में, यह एडिशनल फैक्ट है। जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था उसमें यूटीज के तहत जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का लैवेंडर महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। फिर वहां पर खीर भवानी मेला जो कश्मीरी पंडितों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, क्या नाम है, खीर भवानी मेला। मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ जैसे लैवेंडर महोत्सव हो गया, लैवेंडर महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर का ही है। ये एक एडिशनल फैक्ट है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें रिवीजन करना भी होता है। और उसके बाद एक है वार्षिक खीर भवानी मेला, वार्षिक खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला। लेकिन यह किसके द्वारा वहां पे क्या आता है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा। ठीक है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है, कश्मीरी
पंडितों के द्वारा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट जम्मू कश्मीर को लेकर के ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट इश्यूज पे आते हैं। क्या है, कोलालमपुर में हाल HAL हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने क्या किया है, क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले ही राजनाथ सिंह का क्या हुआ था, दौरा लगा था जम्मू कश्मीर का। तो ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर नहीं, कोलालमपुर का। ठीक है, अभी राजनाथ सिंह का जो दौरा लगा था कोलालमपुर में, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाल ओके हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का क्या किया गया है, क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है कोलालमपुर में। और किसके द्वारा किया गया है, तो अभी राजनाथ सिंह वहां गए हुए थे। ठीक है, तो रक्षा मंत्री किसके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है, यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा। कहां पर, कोलालमपुर। और कोलालमपुर क्या है, मलेशिया की राजधानी है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। यह क्षेत्रीय कार्यालय भारत और यह क्षेत्रीय कार्यालय जो है किसके किसके बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देगा। भारत और मलेशिया के बीच में। आप यहाँ बिल्कुल एक मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको ये मलेशिया लोकेट हो रहा है ना, ये मलेशिया यहाँ लोकेट हो रहा है। तो मलेशिया की राजधानी क्या हो गई, कोलालमपुर हो गई। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इनके बीच में जो रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के, अगर रक्षा मंत्री गए हैं तो क्या होगा, रक्षा क्षेत्र के से संबंधित कोई मुद्दा होगा ना, रक्षा क्षेत्र से संबंधित। तो ध्यान रखिएगा कि भारत और मलेशिया के बीच में क्या किया गया है, रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक और हाल क्या करेगा, उसको एक क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिए हाल से संबंधित कुछ चीजों को और देख लेते हैं। रक्षा मंत्री ने क्या किया, जब वो कोलालमपुर गए तो इसके साथ ही उन्होंने ब्रिक फील्ड्स, क्या है, ब्रिक फील्ड्स, ओके, ब्रिक फील्ड्स में तोराना गेट का दौरा किया, जो भारत और मलेशिया के दोस्ती का प्रतीक है। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपके क्वेश्चन में हो सकता है, क्योंकि करंट का पता नहीं चलता, लेकिन करंट जो उठाता है कुछ उटपटांग इस तरह से उठा लेता है। ठीक है, तो रक्षा ने क्या किया, ब्रिक फील्ड्स में तोराना गेट का दौरा किया, जो भारत और मलेशिया की दोस्ती का प्रतीक है और जिसका उद्घाटन PM मोदी ने नवंबर 2015 में किया था। इसलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका अपने इंपॉर्टेंस जो बनाया वो इसके कारण बनाया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो हम लोग देख लेते हैं जो पॉइंट हमारे पास हाल को लेकर कि हाल का गठन कब हुआ था। यह एक क्या है, सरकारी स्वामित्व वाली निगम है। बिल्कुल, जो हाल का काम क्या है, विमान, जेट इंजन और हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, निर्माण और क्या करती है, डिजाइन भी करती है, निर्माण भी करती है और इसके संयोजन में भी शामिल है। ठीक है, किसका किसका, विमान है, जेट इंजन है और हेलीकॉप्टर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके, 1940 में इसका गठन हुआ था, मिलेगा भी आगे, न्यूज मिल जाएगा वो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि विमान, जेट इंजन और हेलीकॉप्टर से संबंध है उसके क्या करती है, डिजाइन करती है, निर्माण करती है और उसके संयोजन में भी यह शामिल है। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। 23 दिसंबर 1940 को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और CB अनंत कृष्णन जो है यह हाल के अध्यक्ष और MD है, CB अनंत कृष्णन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं के लिए अदालतें स्थापित करेंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको पूरे इसके बारे में जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने वो दिया है। ठीक है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, ग्रामीण स्तर पर ओके महिलाओं के लिए एक अदालत स्थापित कर रही है। उस अदालत का नाम क्या है, किसके द्वारा वो अदालत चलाया जाएगा, उस पर किसकी किसकी मुख्य भूमिका होगी, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखते हैं। सरकार घरेलू हिंसा अब महिलाओं के लिए है, तो उसके कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे कि घरेलू हिंसा होगा, संपत्ति अधिकार को लेकर कि कहीं पर पुत्र नहीं है, केवल पुत्री है तो संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा, या पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इन सभी मुद्दों को लेकर के सरकार क्या कर रही है, समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में नारी अदालत, और इस अदालत का नाम क्या रखा गया, जो केवल ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए अदालत जो स्थापित कर रही है, इस अदालत का नाम रखा गया नारी अदालत। जहां पर कौन कौन से कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, जैसे सरकार घरेलू हिंसा, संपत्ति अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में नारी अदालत शुरू करेगी। नारी अदालत, अब इस अदालत में
नारी है तो नारी की संख्या ये अधिक होगी। देखते हैं क्या है। असम और जम्मू कश्मीर में क्या किया जा रहा है कि 50-50 गांव में पायलट आधार पर अभी इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगर इसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा काफी हद तक सही रहा तो आगे चल करके यानी अगले 6 महीने में इसे फिर भारत के अन्य हिस्सों में भी इसको विस्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है प्रोजेक्ट जो पायलट आधार पर कहाँ किया जाएगा, असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांव में। क्लियर। प्रत्येक गांव की क्या होगी, नारी अदालत में प्रत्येक गांव की जो नारी अदालत होगी उसमें 7 से 9 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे, 7 से 9। क्लियर। कुल सदस्यों में से आधे क्या होंगे, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे और बाकी सदस्य जो होंगे ग्रामीणों के द्वारा नामित। एक क्या है, निर्वाचित है, ओके, दूसरा क्या है, नामित। कौन कौन होंगे, शिक्षक होंगे, डॉक्टर होंगे और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। कुल मतलब टोटल 7 से 9 सदस्य हैं। इसमें से आधे की बात कर ली जाए यानी 3 से 4 की बात की जाए तो निर्वाचित सदस्य होंगे और उसमें से ही या तो 3 या 4 की संख्या क्या होगी, शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो कि नामित होंगे। क्लियर। अब इसके आगे क्या है, नारी अदालत यानी जो महिला अदालत है न केवल व्यक्तियों के मामलों का समाधान करेगी बल्कि सरकार की सामाजिक योजनाओं के बारे में भी यह जागरूकता भी बढ़ाएगी। ओके। नेक्स्ट है ये महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। महिलाओं की कानूनी अधिकार जो उनको पता, बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है, और अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों का समाधान करेगा। ठीक है। इसके अलावा क्या है, नारी अदालत के सदस्यों को क्या बोला जाएगा, जो नारी अदालत के जो सदस्य होंगे, जो 7 से 9 जो सदस्य हैं उनको क्या बोला जाएगा, न्याय सखी। न्याय सखी या कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा, या कानूनी मित्र के रूप में जाना जाएगा। न्याय सखी या कानूनी मित्र के रूप में उनको जाना जाएगा। ठीक है। और इनके प्रमुख को क्या बोला जाएगा, जो इनका प्रमुख होगा उस प्रमुख को क्या बोला जाएगा, इनके प्रमुख को बोला जाएगा मुख्य न्याय सखी। मुख्य न्याय सखी मुख्य कानूनी मित्र या मुख्य कानूनी मित्र जो है के रूप में जाना जाएगा। यानी 7 से 9 सदस्यों का जो वो ग्रुप रहेगा उसे क्या बोलेंगे, न्याय सखी या कानूनी मित्र, और उनके जो प्रमुख होंगे उनको क्या बोला जाएगा, मुख्य न्याय सखी। मुख्य न्याय सखी का जो कार्यकाल होगा वो केवल 6 महीने का होगा। ठीक है। नारी अदालत का कोई कानूनी दर्जा नहीं है, इसको ध्यान रखना है कि इस अदालत को कोई कानूनी दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने सारे पॉइंट्स इसमें दे दिए हैं। क्वेश्चन कहीं से भी अब इससे पूछेगा आप लोग कर ले जाएंगे। मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल 6 महीने का, नारी अदालत कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा सुलह और शिकायत का निवारण। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के तहत संचालित की जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एलन मस्क ने अपने नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या किया है, इंटेलिजेंस कंपनी XAI को लॉन्च किया है। एलन मस्क ओके, एलन मस्क ने क्या किया है, एक कंपनी ने फिर से लॉन्च किया। इससे पहले एलन मस्क जो है ये किसके मालिक हैं, टेस्ला है ना। टेस्ला के क्या है, ये CEO, टेस्ला एंड स्पेस एक्स दोनों के, टेस्ला एंड स्पेस एक्स। ओके, क्या है, CEO। और ट्विटर के भी क्या है, ये ऑनर है, यानी मालिक कौन है ट्विटर के मालिक है टेस्ला एंड स्पेस एक्स के CEO हैं। कौन है, एलन मस्क। ये 2 पॉइंट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी एलन मस्क ने क्या किया है, अपनी नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंपनी का नाम क्या रखा है, XAI को लॉन्च किया है। किसको लॉन्च किया है, XAI को, याद रखिएगा XAI को लॉन्च किया है। ठीक है। XAI को फेसबुक का मालिक कौन है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी 2 दिन पहले क्लास में बताई हूँ फेसबुक का। ओके, फेसबुक का मालिक कौन है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का। चलिए PM मोदी ने क्या किया है, फ्रांसीसी बेस्टिल डे पैरेड यानी जो 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है फ्रांस, क्या ये बेस्टिल दिवस पैरेड, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बेस्टिल दिवस पैरेड को लेकर के, बेस्टिल दिवस पैरेड ये कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। ठीक है, यानी आज
तो क्या होगा, उसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन जा रहे हैं, मोदी जी अटेंड कर रहे हैं, है ना, हमारे पीएम मोदी जी क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसी जो बेस्टिल दिवस पैरेड है उसके मुख्य अतिथि होंगे। इन 2 महीनों में उनकी शायद ये चौथी विदेश यात्रा है ना, इससे पहले वो जापान गए थे, हाँ जापान के हिरोशिमा, जहाँ पे G7 का उन्होंने G7 में पार्टिसिपेट किया था ना, ठीक है। उसके बाद फिर जापान से ऑस्ट्रेलिया गए थे, उसके बाद दोनों कहाँ गए हैं वो, जापान से ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका गए थे, मिस्र गए थे, और अभी फ्रांस जाएंगे और उसके बाद यूएई जाएंगे, ठीक है। फ्रांस और यूएई का उनका दौरा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 14 जुलाई को जो है, और इसमें भारतीय सेना के तीनों, भारत के जो तीनों सेना है वो तीनों पार्टिसिपेट इस पैरेड में कर रही है, बेस्टिल दिवस पैरेड में। तीनों सेना है, भारतीय की तीनों सेना है, ठीक है, तीनों सेना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो बेस्टिल, मैंने इसको हालांकि प्रीवियस क्लास में बताया था, फिर भी आज बता दे रही हूँ। बेस्टिल डे को जो है, इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, इसको फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक भी इसे माना जाता है, ओके। फ्रांसीसी क्रांति का इसको प्रतीक भी माना जाता है, ठीक है। बेस्टिल दिवस जो होता है इसको फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक भी माना जाता है। दैट्स इट, इतना, और इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा नहीं है। बाकी जो भी था 1-2 लोगों में बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। तो आज हम लोग देख लेते हैं आज के एमसीक्यूज क्या है। कौन सी कंपनी रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली, रिश्वत विरोधी, ओके, रिश्वत विरोधी क्या है देखते हैं। रिश्वत विरोधी, ओके, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली, यानी इसे क्या बोला जाएगा, एंटी ब्रीबेरी, ओके, एंटी ब्रीबेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली यानी ABMS, ओके। इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, यानी CPSE, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर, CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगा, यह इंटरप्राइज, यहीं लिख देती हूँ, चलिए। इंटरप्राइज, ओके, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो जाएगा, CPSE बन गई है, ओके। तो इसको ध्यान रखना है कि क्या, कौन सी कंपनी बनाई गई है, पूछा है कौन सी कंपनी जो है रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाली भारत की क्या है, यह पहली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गई है। तो कौन सी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ONGC, ओके, ONGC बनी है, जो कि ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। ये क्या है, महारत्न। और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में, ठीक है, 1956 में। वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, अभी 12 महारत्न कंपनियां हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य के सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को भारत और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण मिलेगा। तो किस राज्य के सरकारी कॉलेज के शिक्षकों को, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो यहाँ याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अपने सरकारी कॉलेज के जो शिक्षक हैं उनको क्या करेगी, विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थान, यानी अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि QS जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी इंस्टीट्यूट आते हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उन सभी में क्या कर सकते हैं, ये वहाँ पर प्रशिक्षण ये ले सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या एक है कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF था, उसके तहत भी 1 से लेकर के 100 के बीच में जो भी यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जो भी संस्थान आएगा, जो भी इंस्टीट्यूट आएगा, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके साथ हर एक जो है, और ये क्यों चलाया जा रहा है, जो टीचर एक्सेलेंस, जो टीचर हम देखते हैं ना, एक टीचर, ठीक है, ये कार्यक्रम जो है टीचर इंटरफेस,
फॉर एक्सेलेंस के तहत, ठीक है। टीचर, इसको भी ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि टीचर यानी आप लिख सकते हैं TIE, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सलेंस के तहत जो है इनको क्या किया जा रहा है, शिक्षकों के एक कार्यक्रम है, इसी के तहत इनको आप QS जो वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई थी उसके तहत जो इंस्टीट्यूट आएंगे या NRIF के तहत जो इंस्टीट्यूट आ रहा है आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया है कि सही है? स्टेटमेंट सही पूछ रहा है। RBI QR कोड पेश करके CBDC, ओके, CBDC यानी CBDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके। CBDC लेन देन को बढ़ाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्या है? ई-रूपी को RBI द्वारा 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था। तो यह जो ई-रूपी है, इस ई-रूपी को RBI के द्वारा 1 दिसंबर 2021 नहीं है, ये क्या है? 2022 है, ठीक है, 2022 को शुरू किया गया था। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि RBI QR कोड पेश करके CBDC लेन देन को बढ़ाने की योजना बना रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इसका, यह क्या है? रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ए, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रेंच बैस्टिल दिवस पैरेड में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसकी हम लोगों ने इतनी बार चर्चा कर ली है कि अब इसके ऑप्शंस को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कौन है? मोदी जी होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए। छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन, ठीक है, 6th जो भारत अरब का साझेदारी सम्मेलन है वो 11-12 जुलाई 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। इसके साथ और ध्यान रखिएगा कि यह जो अरब है, अरब, सऊदी अरब, ये क्या है? भारत का जो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर थी, ठीक है, उसके तहत ये भारत का 4th व्यापारिक भागीदार देश है, ठीक है। ये पॉइंट इसके साथ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। समर्थ योजना, ओके, समर्थ योजना के बारे में आप विचार करें। समर्थ योजना, समर्थ योजना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि समर्थ योजना, चलिए पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सरकार ने समर्थ योजना के तहत 43 नए कार्यान्वयनों की भागीदारी को, मतलब 43 नए और जो उसके कार्य जो चल रही है समर्थ योजना को लेकर के, उसमें 43 और नए कार्यों को सूचीबद्ध कर दिया है, ठीक है। यानी अपने समर्थ योजना को उसने और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है, यह योजना भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, ये भी सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? C 1 और 2। अब हमें देखना है कि आखिर ये समर्थ योजना है क्या। तो समर्थ योजना जो है यह क्या है? कपड़ा मंत्रालय का, किसका? कपड़ा मंत्रालय का क्या है? कपड़ा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, कपड़ा मंत्रालय का, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय का क्या है? यह एक कार्यक्रम है जिसको कब किया गया था? 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि संगठित उद्देश्य क्या है? संगठित कपड़ा, बोल सकते हैं कि संगठित कपड़ा और संबंधित क्षेत्र, ठीक है, संबंधित कपड़ा और संबंधित क्षेत्र क्षेत्रों में नौकरियां पैदा करना, ठीक है, नौकरियां। और इसमें महिलाओं की भी बहुत बड़ी भागीदारी हुई है, ठीक है, नौकरियां पैदा करना। प्लस आप इसमें लिख सकते हैं कि उद्योग के जो प्रयास हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, उद्योगों के प्रयास को भी प्रोत्साहित करना, ठीक है, उद्योगों के प्रयासों को भी। इसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हैं कि उनकी भागीदारी बहुत है, ठीक है। अब तो करीब 75,000 जो है इसमें
हाँ 75,000 करीब करीब महिलाएं जो इसमें शामिल हो गई हैं, ठीक है। तो ये एक सरकार की अच्छी पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नारी अदालत के बारे में बताएं कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है नारी अदालत को लेकर के सही है। नारी अदालत, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये ऐसे देख लीजिए, थोड़ा सा ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, समझने की कोशिश कीजिएगा कि नारी अदालत के सदस्यों को न्याय सखी नाम से जाना जाएगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। तो बिल्कुल सही है, न्याय सखी नाम से ही जाना जाएगा और इसे कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या होगा, केवल एक, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कंपनी को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या रखा है, XAI, है ना। क्या नाम रखा गया है उसका, XAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने क्या किया है, सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट इश्यूज था हमारा आज का। अब उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या सही है। क्वेश्चन क्या है कि क्या सही है। तो सागर संपर्क यानी DGNSS, ओके, DGNSS क्या है, 6 स्थानों पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मैंने इसलिए वहां पे नहीं बताया था कि उस पर क्या है MCQs बनी हुई थी, मैंने कहा था कि आगे भी हम लोग और देख लेंगे। अब इसके साथ और क्या है, DGNSS के साथ समुद्री नेविगेशन के लिए रेडियो सहायता की जरूरत पड़ती है ना। रेडियो सहायता के क्षेत्र में DZLL एक्चुअली है क्या, DZLL इसको लिख लें, डायरेक्टोरेट जनरल, ओके, जनरल ऑफ लाइट हाउस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स, ओके, DGLL, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। ये शिप्स हैं, शिप्स, लाइट शिप्स, क्लियर। चलिए, तो इनकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने एकलव्य पहल एक शोध संबंध कार्यक्रम को शुरू किया है। उसका नाम क्या दिया है, एकलव्य पहल। दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, इग्नू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो किसने किया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने किया है। चलिए, तो आज की क्लास जो है हम लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।